हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लवर पर। और हम पढ़ रहे हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो देखिए, पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जो विजयनगर साम्राज्य है किस तरह से उसका उदय हुआ था। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो हरियर और बुक्का नाम के जो दो भाई थे, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के राजनीतिक बंदी थे, तो उन्होंने क्या किया था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में। और किस तरह से ये स्थापना हुई थी, ये आप इसके लिए पिछला वीडियो हमारा देख सकते हैं। और ये देखिए, दोनों जो शासक थे हरियर और बुक्का, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। जो आज का हमारा वीडियो रहेगा वो हरियर और बुक्का के बाद जो उनके उत्तराधिकारी थे, जो भी अन्य राजा हुए संगम वंश के अंदर, वो सारे सम्राट जो भी बने थे, हम उनको इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि जो हरियर प्रथम पहले शासक बना था, उसके बाद जो बुक्का प्रथम था उसने राजपाट संभाला, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद फिर कौन शासक बना था, यही हमारा टॉपिक है। तो देखिए, बुक्का प्रथम की मृत्यु के बाद जो शासक बना था वो कौन बना था, हरिहर प्रथम। क्योंकि हरिहर फर्स्ट के नाम से आपको पता ही है कि वो पहले शासक बन चुका था, तो इसको क्या बोलते हैं, हरिहर सेकंड। इसका जो शासन काल है वो रहा था 1377 ईस्वी से लेकर 1404 ईस्वी तक। और ये कौन था, ये था बुक्का का पुत्र था ये बुक्का का बेटा था हरिहर द्वितीय। इसके अलावा पिछले वीडियो में आपने देखा था कि जो हरिहर और बुक्का थे, इन्होंने कोई भी राजा या महाराजा इस प्रकार की कोई भी उपाधि धारण नहीं की थी। जो इनकी उपाधियाँ थी वो थी, हरिहर की तो थी कि भाई 2 समुद्रों का स्वामी, और बुक्का की क्या थी, 3 समुद्रों का स्वामी। तो ये इनकी उपाधियाँ थी। उसके बाद जो शासक बना था हरिहर द्वितीय, इसने उपाधि धारण की थी किसकी, महाराजाधिराज की इसने उपाधि धारण की। इसके अलावा देखिए, इसके 2 अन्य नाम भी थे, यानी कि इसको राजव्यास के नाम से भी जाना जाता है और राज वाल्मीकि के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि इसने क्या किया था, जो भी इसके शासनकाल के अंदर जो भी वही विद्वान व्यक्ति थे, ये क्या करता था, उनका काफ़ी सम्मान करता था। तो इसी वजह से इसको क्या नाम दिए गए हैं, राजव्यास या फिर राज वाल्मीकि नाम दिए गए हैं। इसके जो शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना रही वो ये थी कि जो बहमनी राज्य था, ये मैंने आपको बताया था कि जो बहमनी साम्राज्य था उसका उदय भी इसके साथ हुआ था। और विजयनगर साम्राज्य के साथ उसका संघर्ष जैसे क्या था, चलता रहा। जब तक इनका पतन नहीं हो गया किसी एक का, तब तक इनका जो आपस में क्या चलता रहा, मतभेद चलता रहा। तो बहमनी राज्य ने क्या किया था इनके शासनकाल में, जो कि बेलगाम और गोवा है, उनको क्या किया था, छीन लिया था हरिहर द्वितीय से। उसके बाद इसके शासनकाल की कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं है। 1404 ईस्वी में क्या हुई थी कि इसकी मृत्यु हो जाती है हरिहर द्वितीय की। इसके बाद 1404 ईस्वी में ही कौन शासक बनता है, विरूपाक्ष शासक बना। और उसका भी शासनकाल बेहद कम रहा। और इसी के अंदर यानी इसी साल के अंदर ही 1404 ईस्वी में क्या हुआ, जो विरूपाक्ष था उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद देखिए, विरूपाक्ष के बाद शासक कौन बना था, 1404 ईस्वी के अंतर्गत ही बुक्का जो सेकंड था वो राजा बना। उसने केवल 2 वर्ष तक ही शासन किया और 1406 ईस्वी में क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो 1404 ईस्वी में ही देखिए कितने लोगों की मृत्यु हो गई यहाँ पर, 3 जो इनके शासक थे वो मर गए थे। जैसे कि भाई हरिहर द्वितीय की मृत्यु हो गई 1404 में, विरूपाक्ष सेकंड भी, विरूपाक्ष प्रथम और बुक्का सेकंड, ये 3 सम्राट बने थे 1404 ईस्वी के अंदर। अब इसकी मृत्यु हो जाती है 1404 ईस्वी में किसकी, बुक्का सेकंड की। उसके बाद जो हरिहर सेकंड, इसके बारे में भी हमने पढ़ा है, हरिहर सेकंड, इसका जो बेटा है जिसका कि नाम क्या था, इसका नाम था देवराय प्रथम। तो ये शासक बना था, नाम था इसका देवराय था। वैसे क्या हुआ कि इसने देवराय प्रथम के साथ ये शासक बना, क्योंकि देवराय का एक बाद में एक शासक और बनेगा इस नाम से। तो ये शासक बन गया 1406 ईस्वी में। और कब तक इसका राजकाज रहा, 1422 ईस्वी तक रहा। और ये कौन था, हरिहर सेकंड का पुत्र था। और इसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना ये रही कि इसके शासनकाल में जो फिरोज शाह है उसने आक्रमण किया था। अब फिरोज शाह कौन था, ये वो फिरोज शाह तुगलक की बात नहीं चल रही यहाँ पर। जो ये कौन था, बहमनी साम्राज्य का सम्राट हुआ करता था उस समय के अंदर, फिरोज शाह। तो इसने आक्रमण किया था। तो आक्रमण किया तो जो देवराय प्रथम था वो क्या हुआ, इस आक्रमण में पराजित हो जाता है। तो इस भाई संकट काल से बचने के लिए उसने क्या किया कि भाई वैवाहिक संबंध जो थे अपने स्थापित किए थे। अपनी लड़की की शादी इसने किससे कर दी थी, फिरोज शाह के साथ उसने शादी कर दी। और दहेज के अंदर उसने बांकापुर, जो कि कर्नाटक के अंदर था, वहाँ का एरिया उसको दे दिया। किसको दे दिया, फिरोज शाह को दे दिया। और ये काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र था बांकापुर, यानी कि जो 2 नदियों के बीच का क्षेत्र होता है दोआब, वहाँ का ये क्षेत्र था। तो ये किसको दे दिया, इसने फिरोज शाह को प्रदान कर दिया। इसके अलावा इसके शासनकाल के देखिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी हुए थे, जैसे कि इसने क्या किया था, जो तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा नदी के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहीं पर क्या किया था, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये जो तुंगभद्रा नदी है, इसके ऊपर इसने क्या किया, बांध का निर्माण करवाया था। और वहाँ से इसने काफ़ी नहरें भी निकाली थी। किस लिए,
सिंचाई के लिए और जो किसान होते थे उस वर्ग के उत्थान के लिए इसने क्या किया था, ये काम किया था कि वहाँ से नहरें वगैरह निकलवाई थी ताकि कोई पानी वगैरह की कोई समस्या ना रहे। और इसके शासनकाल की जो महत्वपूर्ण घटना है वो ये है कि 1420 ईस्वी के अंदर क्या हुआ था, एक इतालवी नागरिक था, यानी कि इटली का नागरिक था, जिसका कि नाम क्या था, निकोलो कॉन्टी। तो निकोलो कॉन्टी ने क्या किया था, विजयनगर साम्राज्य की उसने यात्रा की थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पर्सन है ये कि निकोलो कॉन्टी जो है वो किसके शासनकाल में आया था, तो देवराय प्रथम के वो शासनकाल में आया था। तो देखिए जो निकोलो कॉन्टी है, जो कि कहाँ का नागरिक है, इटली का नागरिक है, उसकी एक पुस्तक है, यानी कि जो उसने यात्रा की थी अपनी, तो ये क्या किया करते थे, यात्रा वृत्तांत अपना लिखा करते थे। तो इसका जो यात्रा वृत्तांत है निकोलो कॉन्टी का, उसका क्या नाम है, ट्रेवल ऑफ निकोलो कॉन्टी। तो उसने ये पुस्तक लिखी है, ट्रेवल ऑफ निकोलो कॉन्टी। तो उसके अंदर इसने इस चीज़ का वर्णन किया विस्तार से कि ये नहरें वगैरह थी, उसके अलावा जो विजयनगर साम्राज्य था वो क्या था, सुख और समृद्धि से परिपूर्ण हुआ करता था। तो ऐसी कुछ बातें किसने लिखी है, निकोलो कॉन्टी ने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स ऑफ निकोलो कॉन्टी के अंदर लिखी है। इसके अलावा इसने ये भी बताया है कि भाई उस समय काल के अंदर नगर में जो त्यौहार बनाए जाते थे, जैसे कि कौन से, दीपावली और जो नवरात्र वगैरह का त्यौहार बनाया जाता था, तो उसका भी इसने अच्छे से जिक्र किया है। और इसके शासनकाल में देखिए क्या था कि ये जो दक्षिण भारत था वो पूरा विद्या का केंद्र बन गया था, और विद्वान वगैरह वहाँ पर काफ़ी रहा करते थे। और विद्वानों को किसका संरक्षण प्राप्त था, देवराय प्रथम का। अगर बात करें तो इनके दरबार के अंदर एक मशहूर तेलुगु भाषा के कवि हुआ करते थे, जिसका कि नाम क्या था, श्रीनाथ। तो ये पूछा जा सकता है कि भाई श्रीनाथ का जो समय काल है वो किससे संबंधित है, देवराय प्रथम के साथ। तो ये शासक हो गए, यहाँ पर देखिए देवराय द्वितीय हो गया, उसके बाद में विरूपाक्ष बना था, फिर बुक का सेकंड था, उसके बाद में देवराय प्रथम था, जिसका कि शासनकाल ठीक ठाक रहा था। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अन्य कौन से शासक हुए। अब देखिए 1422 ईस्वी में क्या हुआ था कि जो देवराय प्रथम है ना, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु के बाद देखेंगे कि 1422 ईस्वी के अंदर एक शासक बना था, जिसका कि क्या नाम था, रामचंद्र नाम था। तो उसका जो शासनकाल था वो बेहद ही कम रहा। तो रामचंद्र जो था उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। तो उसकी मृत्यु के बाद जो अगला शासक बना था वो कौन था, 1422 ईस्वी के अंदर ही इसका भाई शासक बनता है, जिसका कि क्या नाम था, वीर विजय नाम था, वो शासक बना। उसका भी शासनकाल बहुत ही कम रहा। उसके बाद जो वीर विजय का बेटा था वो अगला शासक बनता है, जिसका कि नाम क्या था, देवराय सेकंड। देवराय प्रथम अभी हमने पढ़ा कि जिसके शासनकाल में कौन आया था, निकोलो कॉन्टी, और कहाँ से, इटली से। अभी दूसरा शासक है देवराय सेकंड। इसका जो शासनकाल था वो रहा 1422 ईस्वी से लेकर 1446 ईस्वी तक। इसका शासनकाल बेहद ही अच्छा था, और यानी कि सुख समृद्धि से परिपूर्ण था, और काफ़ी सालों तक इसने राजपाट भी संभाला। अब देखिए ये कौन था, वीर विजय का पुत्र था, ठीक है, तो ये शासक बन गया। इसके अगर अन्य नाम की बात की जाए तो क्या नाम था, इमादी देवराय के नाम से भी इसको जाना जाता है, उपाधि कह लीजिए या इसका अन्य नाम कह लीजिए। तो एक तो क्या हो गया, इमादी देवराय। इसके अलावा इसकी एक उपाधि भी इसने धारण कर रखी थी, उसका क्या नाम था, गज बेटकर। अब गज बेटकर यानी कि ये जो हाथी का शिकार करने का ये शौकीन था, और क्या करता था भाई, हाथियों को मार गिराया करता था। तो इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया था, गज बेटकर के नाम से इसको जाना जाता था। इसके अलावा इसने शासनकाल में विजयनगर जो साम्राज्य था उसको बढ़ाने का भी काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी राज्यों को इसने विजित किया। और इसके शासनकाल में देखेंगे कि जो विजयनगर की सीमाएं हैं वो कहाँ तक हो गई थी, उत्तर पूर्वी जो सीमा है उसने बढ़ा दी थी अपने शासनकाल में, यानी कि काफ़ी प्रदेशों को विजित किया था। और इसके शासनकाल की घटना है कि जो उड़ीसा वाला क्षेत्र था वहाँ पर शासक हुआ करता था, जिसका कि नाम था गजपति। तो गजपति जो शासक था उसके साथ इसने 3 बार लड़ाइयाँ की थी, और तीनों लड़ाइयों के अंदर क्या किया था, जो गजपति था उसको पराजित किया था। पूछा जा सकता है कि गजपति शासक को 3 बार किसने पराजित किया था, तो देवराय सेकंड ने पराजित किया था। जैसे उसके शासनकाल में जो देवराय प्रथम है उसके शासनकाल में निकोलो कॉन्टी आया था, वैसे इसके शासनकाल में क्या हुआ था कि जो खुरासान यानी कि जो फारस का क्षेत्र है वहाँ से एक वो आया था, यानी कि यात्री बोल लीजिए, जिसका क्या नाम था, अब्दुल रज्जाक नाम का यात्री आया था। अब देखिए फारस का शासक कौन था उस समय के अंदर, उसका नाम था शाहरुख नाम था। अगर आपने हमारी पिछली जो क्लासें पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा कि शाहरुख कौन है। शाहरुख देखिए कौन था, आपको पता है कि जो तैमूर लंग था उसका बेटा था ये कौन, शाहरुख। और जो तैमूर लंग है उसने क्या किया था, 1398 ईस्वी के अंदर आक्रमण किया था, और उसके बाद उसने तुगलक वंश को वही जैसे समाप्त कर दिया था। और उसके बाद जो मुल्तान का गवर्नर था, जिसका कि नाम क्या था, खिजर खान था, उसको वो छोड़कर चला गया था वहाँ पर। तो खिजर खान जो था उसने क्या किया था, दिल्ली सल्तनत के अंदर सैयद वंश की स्थापना की थी, और
वो खुद को शासक नहीं मानता था। वो शासक किसको मानता था उस समय के अंदर, जो तैमूर लंग का बेटा था शाहरुख, उसको शासक स्वीकार किया था उसने, और नियमित रूप से उसको कर वगैरह भी भेजा करता था शाहरुख को। अब देखिए फारस का शासक कौन हो गया, शाहरुख हो गया। तो शाहरुख के दरबार में एक व्यक्ति रहा करता था, उसको उसने अपना दूत बनाकर विजयनगर साम्राज्य के अंदर भेजा था, जिसका कि नाम क्या था, अब्दुल रज्जाक नाम था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो अब्दुल रज्जाक था वो किसके शासनकाल में भारत में आया था, तो कब आया था, देवराय सेकंड के शासनकाल में भारत आया था। और पूछा जाए कि भाई अब्दुल रज्जाक को किसने भेजा था, तो जो फारस का या फिर खुरासान का जो शासक था शाहरुख, उसने भेजा था उसको। और अगर बात करें जो इसका यात्रा वृत्तांत है अब्दुल रज्जाक का, तो उसका क्या नाम है, सदाइन व मजमा उल बहरीन, इस नाम से उसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है। और उस यात्रा वृत्तांत के अंदर क्या किया, उसने अपना जिक्र किया है कि भाई विजयनगर साम्राज्य के अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं थी, किस तरीके से राजपाट होता था। इसके अलावा उसने महत्वपूर्ण चीज़ लिखी है कि जो विजयनगर साम्राज्य था वो बेहद ही समृद्ध राज्य था। उस समय के अंदर चारों तरफ खुशी का माहौल था और धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्ध समृद्ध राज्य हुआ करता था। इसके अलावा अब्दुल रज्जाक ने जो अपनी ये पुस्तक है यात्रा वृत्तांत सदाइन व मजमा उल बहरीन, इसके अंदर ये भी लिखा है कि जो देवराय सेकंड उसने क्या किया था, विजयनगर साम्राज्य का काफ़ी हद तक विस्तार किया था। अगर बात करें कि कहाँ से कहाँ तक विस्तार किया था, तो उड़ीसा से लेकर उसने, जैसे भारत हो गया तो देखिए ये इंडिया का जैसे मैप हो गया, तो यहाँ पर जैसे उड़ीसा था तो उड़ीसा से लेकर उसने मालाबार, यानी कि जो केरल वाला तट है उसको मालाबार बोलते हैं, तो यहाँ तक उसका विस्तार कर दिया था। इसके अलावा सिलोन किसको बोलते हैं, श्रीलंका का देखिए पुराना नाम क्या है, सिलोन। तो सिलोन से लेकर उसने जो कर्नाटक के क्षेत्र के अंदर क्या था, एक जगह थी गुलबर्गा या फिर गुलबर्ग, वहाँ तक इसने क्या किया था, अपना अधिकार जमा लिया था। विजयनगर साम्राज्य को इतने इतने क्षेत्र में उसने फैला दिया था। इसके अलावा देखिए जो मालाबार तट हो गया या यहाँ पर जो भी है, तो यहाँ पर ये क्या है, बंदरगाह हुआ करते थे, तो उसने कई बंदरगाहों पर भी क्या कर लिया था, अपना अधिकार कर लिया था। इसके अलावा इसने अपनी सेना को मजबूती प्रदान करने के लिए भी बहुत सारे कार्य किए थे। जैसे कि उसने क्या किया था, जो तुर्क धनुर्धारी हुआ करते थे तो उसने क्या किया था, सेना के अंदर इनकी भर्ती की। उसके अलावा देखेंगे कि भाई 2000 से अधिक मुसलमानों को भी अपनी सेना के अंदर भर्ती किया था। और मुसलमानों को अकेला सेना में ही भर्ती नहीं किया था, इसके अलावा उनको क्या किया था, जागीरें या फिर ज़मीन वगैरह भी प्रदान की गई थी। और ज़मीन देने के साथ ही उनको कहीं पर भी मस्जिद निर्माण की क्या दे दी गई थी, अनुमति की, भाई वो चाहे जहाँ भी अपनी मस्जिद बना सकते हैं, तो ऐसे उनको अनुमति दे दी गई थी इसके शासनकाल में। कहने का मतलब क्या है कि ये धार्मिक रूप से क्या था, बहुत ही स्वतंत्र किस्म का आदमी था और सभी धर्मों को क्या करता था, सम्मान करता था और सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति था। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके अन्य काम क्या रहे। तो जैसे आपको पता है कि भाई इनके दरबार में क्या था, ये साहित्य या फिर अन्य चीज़ों को भी जो विद्वान हुआ करते थे उनको संरक्षण दिया करते थे। और विजयनगर साम्राज्य में आप देखेंगे कि जो ये साहित्य और जो ये विद्वान व्यक्तित्व का जो भी कार्य रहता था वो काफ़ी फला फूला। तो इसके दरबार के अंदर भी जो श्रीनाथ, जिसके हमने पहले जिक्र किया कि जो देवराय प्रथम उसके दरबार में रहा करता था, तेलुगु भाषा का कवि था, वो कुछ समय तक जो देवराय द्वितीय है इसके शासनकाल में भी रहा था। अगर देवराय द्वितीय की बात करें तो ये खुद जो था वो क्या था, खुद बड़ा ही साहित्यकार व्यक्ति था। इसने क्या किया था, देखिए एक तो कन्नड़ भाषा के अंदर एक पुस्तक लिखी थी जिसका कि नाम क्या था, सौभागिना पुस्तक थी। इसके अलावा एक संस्कृत के अंदर एक महानाटक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम क्या था, सुधा निधि। और सुधा निधि क्या था, एक महानाटक था जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इसके अलावा बात करें तो ब्रह्मसूत्र पर इसने एक भाष्य लिखा था। अब भाष्य क्या होता है, यानी कि भाई कोई ग्रंथ लिखा गया उसका जो सरलीकरण होता है उसको क्या बोलते हैं, भाष्य बोलते हैं, या फिर उसकी विस्तृत व्याख्या को भाष्य बोल सकते हैं। तो ब्रह्मसूत्र नाम का एक ग्रंथ हुआ करता था, उसकी उसने क्या की थी, व्यस्त यानी कि बड़े रूप से क्या की थी, उस पर टिप्पणी की थी, उस पर एक सरल ग्रंथ लिखा था, उसका सरलीकरण किया था। किसने, देवराय द्वितीय ने। इसके अलावा इसके शासनकाल में एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका कि नाम क्या था, लकन्ना, या फिर उसका नाम था लक्ष्मण। लक्ष्मण या लकन्ना के नाम से जानते हैं। तो उसको इसने उपाधि दे रखी थी क्या, जो दक्षिण समुद्र का स्वामी, यानी कि जो भारत का एरिया है वहाँ पर जो दक्षिण का क्षेत्र था नीचे, वहाँ का स्वामी की उपाधि दे रखी थी। और ये क्या करता था, जो भी उस विजयनगर साम्राज्य के अंदर वाणिज्य यानी कि व्यापार वगैरह हुआ करता था, या बंदरगाहों से जो भी व्यापार विदेशों के साथ हुआ करता था, तो ये क्या करता था, उसकी देख रेख करता था। उसके अलावा उसको नियंत्रित कंट्रोल वगैरह करने का भी कार्य किया करता था। उसके बाद देखिए 1446 ईस्वी में क्या हुआ कि जो देवराय द्वितीय उसकी मृत्यु हो जाती है।
अब देवराय द्वितीय की मृत्यु के बाद जो उसका बेटा था विजय राय द्वितीय, जिसके जो कि उसका नाम था, वो शासक बना था। केवल 1 साल तक ही शासक रहा, 1446 में बना, 1447 ईस्वी तक वो शासक रहा। कोई महत्वपूर्ण नहीं है, केवल ये पढ़ना है कि ताकि जो स्टोरी है उसके अंदर फ्लो बना रहे। तो उसके बाद देखिए जो देवराय सेकंड है, उसका जो पुत्र है जिसका कि नाम क्या था, मल्लिकार्जुन, वो शासक बना। अब मल्लिकार्जुन का जो शासनकाल है वो कब से कब तक रहा, 1446 में शासक बना था और 1465 ईस्वी में क्या हुआ था, इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बारे में महत्वपूर्ण यही है कि इसको किस नाम से जाना जाता है, प्रौढ़ देवराय के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पूछ लिया जाए कि प्रौढ़ देवराय के नाम से किसको जाना जाता है तो किसको कहते हैं, मल्लिकार्जुन को इस नाम से जाना जाता है। और आपने देखा कि जो गजपति जो मैंने बताया उड़ीसा का जो शासक था, उसने क्या किया था, इसको पराजित कर दिया था। जबकि जो जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, देवराय प्रथम, उसने उसको 3 बार पराजित किया था। लेकिन देखेंगे कि जो गजपति शासक उसने क्या किया था, प्रौढ़ देवराय को पराजित कर दिया था। तो उड़ीसा वाला क्षेत्र भी जो है वो उसके हाथ से चला गया था। यानी कि ये जो बाद के जो भी उत्तराधिकारी थे उतने रूप से सक्षम नहीं थे, कमज़ोर शासक थे। और ये उड़ीसा ने तो अधिकार कर ही लिया। इसके अलावा जो बहमनी साम्राज्य के साथ इनका आक्रमण या मतभेद चलता रहा करता था, तो उन्होंने भी क्या किया था कि 2 जगह थी भाई, कोंडबिंदु और उदयगिरी नाम की जगह थी, तो वहाँ पर किले थे, वहाँ पर भी उन्होंने अधिकार कर लिया था, जो बहमनी साम्राज्य के जो शासक थे। यानी कि जो विजयनगर साम्राज्य था वो सिकुड़ना प्रारंभ हो गया था। और देखिए जो एक व्यक्ति था जिसका कि नाम क्या था, नरसिंह सालूब नाम था, सालूब नरसिंह उसका नाम था। और वो क्या था, मल्लिकार्जुन का सामंत था। यानी कि वो कह सकते हैं कि वो एक जगह है चंद्रगिरी, जो कि केरल के अंदर है। चंद्रगिरी का क्या था, ये गवर्नर था। कौन, सालूब नरसिंह। इम्पोर्टेंट है, आगे देखेंगे कि जो सालूब नरसिंह है ना, वो संगम वंश के बाद सालूब वंश की स्थापना करेगा यही व्यक्ति। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, इसका नाम क्या है, सालूब नरसिंह। तो ये मल्लिकार्जुन का सामंत था, चंद्रगिरी का ये गवर्नर हुआ करता था। तो ये महत्वपूर्ण घटना हो गई। इसके शासनकाल में देखेंगे एक चीनी यात्री था जिसका कि क्या नाम था, माहुयान था। उसने विजयनगर जो साम्राज्य है यहाँ की यात्रा की थी। बाकी इसकी कोई पुस्तक वगैरह का उल्लेख नहीं मिलता है। जो पुस्तकें आपको पहले बताई गई है अब्दुल रज़ाक और निकोलो कोंटे की, वो आप ध्यान में रखेंगे। तो ये मल्लिकार्जुन का शासनकाल हुआ। और 1465 ईस्वी में क्या हुआ, जो मल्लिकार्जुन है उसकी मृत्यु हो जाती है। अब 1465 में उसकी मृत्यु हो गई तो शासक कौन बनता है, जो विरूपाक्ष सेकंड है वो शासक बना, संगम वंश का। ये इसका बेटा था मल्लिकार्जुन का। तो देखिए ये बेहद ही कमज़ोर और मतलब अवगुणी शासक था, किसी प्रकार का गुण नहीं था कि ये राजपाट को संभाले रखता। तो ये अंतिम शासक हुआ इस तरह से। इसके संगम वंश का अंतिम शासक था। संगम वंश के बाद में किस वंश की स्थापना हो जाती है, अभी बताया कि सालूब वंश की स्थापना हो जाती है। और कौन करता है, वीर नरसिंह जो है वो स्थापना कर देता है सालूब वंश की। तो देखिए क्या हुआ कि इसके शासनकाल में जो बहमनी राज्य या अन्य राज्य, उन्होंने क्या कर दिया था भाई, वो चारों तरफ से आक्रमण कर रहे थे। और जितने भी लोग थे वो क्या कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। तो ये विद्रोह को कुचल नहीं पा रहा था। तो क्या था, विजयनगर साम्राज्य की जो हालत थी वो काफ़ी खस्ता हो गई थी। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो कि सालूब नरसिंह का एक सेनापति हुआ करता था जिसका कि नाम क्या था, नरसा नायक। तो नरसा नायक ने क्या किया, राजमहल के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। और उसके अलावा जो विरूपाक्ष द्वितीय था, इसके साथ क्या किया गया, इसको कैद कर लिया गया विरूपाक्ष द्वितीय को। तो बाद में देखेंगे कि जो सालूब नरसिंह है उसका बेटा था एक, उसने क्या किया, जो विरूपाक्ष की हत्या कर दी। अब देखिए विरूपाक्ष की हत्या कर दी तो विजयनगर की कुर्सी पर कौन बैठा हुआ है, नरसा नायक बैठा हुआ है। तो नरसा नायक इसका सेनापति था सालूब नरसिंह का। तो इसने क्या किया, नरसा नायक ने सालूब नरसिंह को इनवाइट किया कि भाई आप यहाँ पर आए और राजपाट संभालें। तो यही हुआ कि जो सालूब नरसिंह है उसने अब राजगद्दी हथिया ली। और इस तरह से क्या हुआ, एक नए राजवंश की स्थापना होती है जो कि सालूब राजवंश के नाम से जाना जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। सालूब नरसिंह के बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद जो भी राजवंश आएंगे उनको हम पढ़ेंगे डिटेल से। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। तो निवेदन है कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच।